हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सजीव। देखिए, लास्ट क्लास जो मैंने ली थी, हमने जो सीटेट पेपर सेकंड की सीरीज स्टार्ट की है, इसमें मैं आपको पहले बायोलॉजी का कंटेंट कवर करा रही हूँ और इसमें मैं ये जो सजीव चैप्टर की जो वीडियो आज मैं इस एनसीईआरटी बुक से आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, इसकी मैं एक क्लास आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा चुकी हूँ। तो आज देखिए, मैं ये जो इसकी जो सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की, मैं इससे ले रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं और कैसे पूछे गए हैं। उन सभी को आज मुझे इस एनसीईआरटी बुक से आपको दिखाना है। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास जो मैंने ली थी इसकी, उसमें मैंने इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में इनकी विशेषताओं को डिस्कस कर लिया था। आज हम इनके हैबिटेट को डिस्कस करने वाले हैं। हैबिटेट के साथ हम इनके अनुकूलन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये जो सजीव होते हैं ये अपने आप को अनुकूल कैसे करते हैं किसी भी परिवेश में। देखिए, जो मेन जरूरी चीजें हैं वे सब मैंने हाईलाइट आज की हुई है। तो देखिए, जो हाईलाइट किया हुआ है ये सभी पोर्शन आपको अच्छे से रीड करना है। देखिए, अनुकूलन क्या होता है? विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में यानी उसके इन्वायरमेंट में रहने के योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। देखिए, जो ये अनुकूलन वर्ड है इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब कोई ऑर्गेनिज्म यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव होते हैं, अगर वे अपने परिवेश को छोड़ के दूसरे परिवेश में जाकर रहते हैं तो वे वहां पर एकदम से अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाते हैं। उन्हें अनुकूल करने के लिए वहां पे एक लंबा टाइम लग जाता है, उसी को कहते हैं अनुकूलन। देखिए, जब वे अनुकूलन करते हैं एकदम से तो अपने आप अपनी बॉडी को वहां पे सेट नहीं कर पाते उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब वे धीरे धीरे वहां पर उनको एक लंबा टाइम हो जाता है रहते हुए, उनके जेनेटिक चेंजेस होते हैं और इन्वायरमेंटली भी उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली दोनों ही तरीके से उनकी बॉडी में चेंजेस देखे जाते हैं, उसी को कहते हैं अनुकूलन। जब एक सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप को सेट कर लेता है, उस परिवेश में रहने योग्य बना लेता है, उसी को कहते हैं अनुकूलन। देखिए, दूसरा जो टॉपिक है आवास है। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है वो उसका क्या होता है? आवास। आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। आवास, जो भी सजीव का अपना स्थान होता है रहने का, उसी को कहते हैं आवास। देखिए, एनसीईआरटी बुक में दो जंतुओं का आवास के बारे में दिया हुआ है। एक जंतु है मरुस्थलीय जीव, दूसरा है जलीय, समुद्र में रहने वाला जीव। जो मरुस्थलीय जीव है वो है ऊंट और जो समुद्र में रहने वाला जीव है वो दिया हुआ है मछली। देखिए, इन दोनों का रहने का अपना अपना तरीका दिखाया हुआ है। तो देखिए, समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। जैसे कि देखिए, ऊंट तथा मछली का यहाँ पर दिया हुआ है। ऊंट को देखते हैं पहले। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता। इन ऊंट को पसीना भी कम आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। इनकी बॉडी से जल यानी जो पसीना है वो बहुत कम रिलीज होता है, इसीलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। ऊंट देखिए ऐसा जीव है, एक मनुष्यलीय जीव है जो जल के बिना बहुत दिनों तक जीवित रहता है। हाँ, मतलब उसको अगर बहुत दिनों तक जल नहीं दिया जाता
तब भी वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते रहते हैं। इसीलिए इस मरुस्थलीय जीव यानी ऊंट को वहां का उसका डेजर्ट का क्या बोलते हैं, जहाज भी बोलते हैं ना ऊंट को। तो अब देखिए हमने देखा ये ऊंट के बारे में देखी, तो देखिए जो ऊंट के पैर लंबे होते हैं उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं। मूत्रोत्सर्जन की मात्रा दे दी जाए क्वेश्चन में कि ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे मूत्रोत्सर्जन की मात्रा कितनी कैसी होती है, बहुत कम होती है। इसका जो सही राइट आंसर जो कमेंट है, जो पॉइंट है, क्या है कि मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। एग्जाम में दे दिया जाए कि ज्यादा होती है तो वो गलत होगा। उन्हें पसीना भी नहीं आता और जल का ह्रास इसकी बॉडी से बहुत कम होता है। जल के बिना वे लंबे दिनों तक जीवित रह सकते हैं। इस टाइप से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये हमने ऊंट के बारे में देखा, ऊंट अपनी मरुस्थलीय इन्वायरमेंट मरुस्थलीय में कैसे रहता है। ऊंट क्या है, एक मरुस्थलीय जीव है। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है मछली। अब यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हैं ये मछलियां हैं। अब हम मछलियों के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। देखिए मछलियों का जो शरीर है वो धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय से मतलब है, देखिए पानी एक जगह पे रुक के नहीं रहता है, पानी बहता रहता है। तो मछलियां भी एक जगह पानी में टिककर नहीं बैठती हैं। ये मछलियां उस पानी के साथ, उस पानी के प्रवाह, उस धारा के साथ चलती रहती है। इसीलिए बोला गया है मछली का जो शरीर है वो धारा रेखीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। देखिए जो इनके साइड में ये निकले हुए हैं, ये मछली के इधर दोनों साइड ये इनके सल्क होते हैं। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। जो इनके सल्क होते हैं ये इनको इजिली गति करने में पानी में हेल्प करते हैं। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है। मछली के जो पंख पूंछ है वे चपटी होती है, उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल मीन्स कलोम होते हैं। मछली के क्या होते हैं, गिल होते हैं। इन गिल्स के थ्रू ही जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। जो मछलियों के गिल होते हैं ये इन्हें जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। एक तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि मछलियां सांस कैसे लेती है, तो मछलियां सांस अपने गिल के थ्रू लेती है। मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायक होती है। तो देखिए वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो सजीव जो अपनी शारीरिक संरचनाओं से कहाँ पे अपने उस परिवेश में रहने योग्य होता है, तो इसी को बोला गया है कि ये जैसे ऊंट रेगिस्तान में रहता है तो इसे मरुस्थलीय जीव बोला गया है, क्योंकि इसकी शारीरिक संरचना इसकी बॉडी की ऐसी है कि ये मरुस्थल में रह सकता है, इसलिए इसे मरुस्थलीय जीव बोला गया है। इसकी शारीरिक संरचनाएं ऐसी है। और मछली की संरचनाएं ऐसी है कि ये पानी में आराम से अपने आप का अपना जीवन सर्वाइव कर सकती है, इसलिए इसे समुद्री जीव बोला गया है मछली को। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इन दोनों टॉपिक से, ये जो मैंने बताया यहाँ पर ऊंट के बारे में और मछली के बारे में। अब देखिए अनुकूलन में बताई चुकी हूँ। विशिष्ट संरचना और उनके स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहती है। और किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है वो उसका आवास होता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल, अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। आवास का अर्थ है वास स्थान यानी उसका घर। आवास क्या होता है, एक तरीके से हर सजीव का अपना घर होता है। देखिए यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। बिल्कुल विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग ह्यूमंस अपने घर में रहते हैं, हमारे साथ देखा है आपने कि चींटियां भी रहती है हमारे साथ, घर में पशु भी रहते हैं और भी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, जैसे कीड़ी हैं, बरसात के दिनों में केचुआ निकलता है, रात में कॉकरोच निकलते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं वे भी। तो वे हर इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु, और पौधे हम घर में पौधे भी लगाते हैं, तो एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि विभिन्न प्रकार के पौधे जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर
डिस्कस करने वाले हैं। आवास स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं को क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं। देखिए, वे जंतु जो जमीन पर, चाहे वो पौधे हो या जंतु हो, जो जमीन पर रहते हैं, जो जमीन पर रह करके अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं, उनको कहते हैं स्थलीय आवास। उन जीवों का क्या होता है? वो स्थलीय आवास होता है जो जमीन पर रहते हैं। देखिए यहाँ पर स्थलीय आवास के क्या क्या उदाहरण है? वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय, पर्वतीय क्षेत्र, स्थल आवास, यानी जो बिना पानी वाला एरिया है वो सब क्या है? स्थलीय आवास है। अब देखिए पानी वाला, जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र, जहां पौधे और जंतु जल में रहते हैं उसे कहते हैं जलीय आवास। वही है जो बिना जल वाला एरिया है वो सब क्या होगा? स्थलीय आवास। जो जल वाला एरिया होगा जैसे झील, नदियां, समुद्र, दलदल, जलाशय, ये सब क्या होंगे? जलीय आवास होंगे। इनमें, इन दोनों में बहुत विषमताएं होती हैं। अब देखिए एक पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पर, जैव घटक। अब देखिए ये क्या होता है? ये जैव घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट। देखिए पौधे और जंतु, ये दो दिए हुए, ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग, और देखिए हमारे नेचर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वे कहाँ पे कैटेगराइज किए गए हैं? वे इस बायोटिक कंपोनेंट में कैटेगराइज किए गए हैं। तो बायोटिक ये जो बायोटिक कंपोनेंट है इसमें कैटेगराइज किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और ये देखिए दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड, ये है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, उष्मा, ये सभी किसके अंदर कैटेगराइज किए गए हैं? एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर कैटेगराइज किए गए हैं। अब देखिए इनमें कुछ फिजिकल रिएक्शन भी होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन भी होती है। क्वेश्चन में आए कि बताइए जैव घटक और अजैव घटक में से कौन सा फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन को किसके अंतर्गत फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होती है? तो वो जो फिजिकल केमिकल रिएक्शन है वो इस अजैव घटक के अंतर्गत होती है, यानी एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने यहाँ पर जलीय आवास, स्थलीय आवास और दो जीव देखे, मरुस्थल और समुद्री में मछली और ऊंट को देखा। अब देखिए आगे, अत्यधिक ठंडे परिवेश में, ये जो जितना भी मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये एक तरीके से आपके शॉर्ट नोट हैं, यहाँ से आपको देखना क्वेश्चन मिलेंगे। अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं। देखिए जो मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, जिसने भी प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से उसे एक बार देखिएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि सीड के ऊपर, कि सीड अंकुरण कैसे करते हैं। देखिए जब हम जमीन में किसी भी सीड को बोते हैं उसमें सबसे पहले स्प्राउटिंग होती है, फिर उसमें क्या होता है? रूट वाला पार्ट निकलता है। रूट वाले पार्ट के साथ ही स्टेम वाला यानी प्लूमुल से फॉर्मेशन होता है स्टेम का, और रेडिकल से रूट का वो निकलता है। फिर न्यू प्लांट, और वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एक एडल्ट प्लांट बन जाता है। तो वही दिया हुआ है कि जैसे धरती में बोने से उसमें अंकुरन निकलता है सीड में, क्या ठंडे, अत्यधिक ठंडे अगर परिवेश में, जैसे देखिए ज्यादा अगर किसी के घर में गेहूं हो जाता है तो उनको स्टोर करने के लिए उनको कहाँ रखा जाता है? ठंडे इसमें स्टोर में रखा जाता है। और जो स्टोर में ये जो स्टोर करके चीजें रखी जाती है, किसी के यहाँ पे ज्यादा आलू हो जाते हैं या चावल हो जाते हैं या गेहूं हो जाते हैं तो वो स्टोर करा देते हैं अपने इन खाद्य सामग्री को। तो जो वो स्टोर वाला इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही अत्यधिक ठंडा होता है, वहां का इन्वायरमेंट जो स्टोर में खाद्य सामग्री रखी जाती है। तो वहां पर अंकुरण की दर में कमी, तो वहां पर देखिए सोइल का इन्वायरमेंट यानी धरती वाला इन्वायरमेंट तो है नहीं कि उनको वहां पर जल और न्यूट्रिशन मिल रहा है कि वे अंकुरण करने लग जाएंगे। तो अंकुरण की दर में तो उनकी कमी होती है और उनमें अंकुरण नहीं होता। देखिए जो अत्यधिक ठंडा इन्वायरमेंट होता है, जैसे जो एक्स्ट्रा मैंने बताया खाद्य सामग्री होती है, इनको स्टोर करने के लिए स्टोर में रखा जाता है। तो वहां पर इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, देखिए कि अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, वहां पे क्या सोइल वाला इन्वायरमेंट तो नहीं है,
तो वहां पर अंकुरन नहीं होता है, उनकी अंकुरन की दर में कमी देखी गई है। वही यही यहाँ पर बात की गई है कि जो अगर सोइल वाला इन्वायरमेंट होता है वहां पे सीड में स्प्राउटिंग यानी अंकुरन होने लगता है, फिर रूट निकलते हैं, फिर एक न्यू प्लांट बन जाता है, फिर बाद में एक अडल्ट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही है कि यहाँ पर अत्यधिक ठंडे परिवेश में अंकुरन की दर में कमी देखी गई है और वहां पे कोई अंकुरन नहीं होता है। अब देखिए आगे, वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, ये जो हमारे जीवन के लिए देखिए वायु का होना भी जरूरी है, जल का भी, प्रकाश का भी, ऊष्मा के, अगर ये नहीं होंगे तो हम लोग जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट और यानी जैव घटक और ये अजैव घटक दोनों ही सजीवों के लिए आवश्यक है। देखिए इधर, अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर हम एक परिवेश से यानी हम अपना इन्वायरमेंट छोड़ के दूसरे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, देखिए जैसे अगर हम प्लेन एरिया से अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां पर हम एकदम से उस पर्वतीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग अपने अपनी बॉडी को, अपने रहन सहन को अनुकूल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अनुकूलन का जो टाइम पीरियड है वो अल्पकाल में नहीं होता है, वहां पे सेट होने के लिए हमें हजारों वर्षों की अवधि लगती है उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सेट करने के लिए। तो अनुकूलन एक अल्पकाल नहीं होता है, हजारों वर्षों का टाइम लगता है अनुकूलन में हमें सेट करने के लिए। हम क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी को टाइम लगता है अनुकूलन में। अब यहाँ पर देखिए कुछ हम यहाँ पर स्थलीय आवास देखेंगे। सबसे पहले देखिए मरुस्थल। मरुस्थल में हम देख चुके हैं ऊंट के बारे में। इसके अतिरिक्त, ऊंट के अतिरिक्त हम अब यहाँ पर देखेंगे मरुस्थल में पौधों के बारे में देखते हैं। जंतु में हम ऊंट को देख चुके हैं, ऊंट किस तरीके से मरुस्थलीय जीव बोला गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पौधा, जो पौधा होता है उसे मरुस्थलीय पौधा क्यों बोला गया, क्या है उसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं, यानी ये जो मरुस्थलीय पौधे हैं इनमें ये जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। देखिए जो मरुस्थलीय पौधे हैं, यानी जो मरुस्थल वाला पूरा एरिया होता है वहां पे वाटर की कमी होती है। तो ये पौधे जब देखिए जब इवापोरेशन होता है यानी धूप के टाइम पे ये पौधे क्या करते हैं, जो प्लान एरिया होते हैं यानी जहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है वहां पे पौधे क्या करते हैं, जब सनलाइट इन पर पड़ती है तो ये जो इन पौधों में एक्स्ट्रा पानी होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, उस पानी को वे रिलीज कर देते हैं, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। लेकिन जो ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं ये ट्रांसपीरेशन बहुत कम मात्रा में करते हैं, क्योंकि इन पौधों के पास ऑलरेडी पानी की कमी होती है, तो ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं लेकिन कम मात्रा में करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बहुत छोटी होती है इन मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां। इनकी पत्तियों में कांटे, इनकी जो पत्तियां होती है उन पे कांटे होते हैं। देखिए नागफनी, यहाँ पे मरुस्थलीय पौधे का नाम दिया हुआ है नागफली, ये एक कैक्टस है। इस नागफनी की जो पत्ती है, जिस रचना को देखिए जो नागफनी एक पौधा है, ये एक तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। देखिए जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, इनमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, इनके तने में होता है। तना एक मोटी परत से ढका होता है, इनका तने की बहुत मोटी परत होती है जो ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। देखिए इनकी जो मोटी परत होती है ना, इसी की वजह से ये अपने आप को क्या कर पाते हैं, देखिए अपनी इनकी जो मोटी परत होती है, इनका तना इस मोटी परत से ढका रहता है, तो इसी की वजह से ये क्या प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और पानी भी स्टोर कर पाते हैं मोटी परत की वजह से, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है, पानी को स्टोर कर पाते हैं अपनी इस मोटी परत के थ्रू ही। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। देखिए जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है, लेकिन
जैसे नॉर्मल प्लेन एरिया होता है, जहाँ पे ये डेजर्ट वाला इलाका नहीं होता है, तो वहां पे क्या होता है, उन पौधों की जड़ें गहराई तक नहीं जाती, लेकिन मूर्खले पौधों की जड़ें, देखिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मूर्खले पौधों की जड़ें कम गहराई में जाती है या फिर दे दे कम गहराई में जाती है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। अगर दे दिया कि बहुत गहराई तक जाती है तो वो स्टेटमेंट सही होगी। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब देखिए हमने देखा मूर्खले क्षेत्र, अब डिस्कस करेंगे पर्वतीय क्षेत्र। देखिए ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ये बहुत ठंडे होते हैं, इनमें तेज हवा चलती है, पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलती हैं। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, यानी जब ठंडी का वो होता है, ठंडा टाइम होता है, यानी जो सर्द ऋतु होती है उसमें वहां पे हिमपात यानी बर्फ भी पड़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतु की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र है इनमें भी पौधे और जंतु की अनेक स्पीसीज यानी प्रजातियों को देखा गया है। देखिए वहां पे ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे इस टाइप के शंकु के आकार के पौधे होते हैं। इनमें इन पौधों की चपटी पत्तियां नहीं होती है, इन पौधों की सुई के आकार की सुई नुमा पत्ती होती है, इनकी पर्वतीय क्षेत्र में जो पौधे होते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ एनिमल्स हैं इनके। पहले हम इनकी पत्तियों को देखते हैं, इनके पौधों की पत्ती देखिए। ये पौधों की जो है ये पौधे सामने से शंक्वाकार होते हैं, यानी शंकु के आकार के होते हैं पौधे। इनकी शाखाएं तिरछी होती है। कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है, सुई के आकार की इनकी पत्तियां होती है। वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। इनकी जो ये शेप है, इनकी जो पत्तियां है सुई के आकार की, इन पे अगर हिमपात यानी बर्फ होती है, जल वर्षा का जल होता है, वो आसानी से खिसक जाता है इन पौधों की इस शेप के कारण। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति व आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं, यानी इनसे अलग और भिन्न भिन्न आकृति के जो है यहाँ पर पौधे भी देखने को मिल सकते हैं इन पर्वतीय क्षेत्र में। अब हम इनके कुछ जंतु देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र में जंतु। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये है तेंदुआ। ये पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला तेंदुआ है। इसकी देखिए क्या शारीरिक संरचना है कि ये पर्वतीय क्षेत्र में रह पा रहा है, किस कारण से ये रह पा रहा है। देखिए पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। तो देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र में जंतु है, जैसे ये तेंदुआ है या आप यहाँ पर ये गाय देख रहे हो, ये तो क्यों रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकी मोटी त्वचा, या तो इनकी मोटी त्वचा होगी या फर, जो इनकी मोटी त्वचा है उसके ऊपर जो फर होती है वो क्या करती है, मोटी त्वचा जो फर होती है मोटी त्वचा पर ठंड से इनका बचाव करती है। क्यों रह पाते हैं, क्योंकि इनकी मोटी त्वचा पर जो ये फर होती है वो क्या करती है, इनका बचाव करती है। शरीर को गर्म रखने के लिए, जैसे देखिए याक है, याक होता है ना, तो याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। जो याक का शरीर है वो उसके लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। देखिए पहाड़ी तेंदुआ है, इसके शरीर पर फर होते हैं। किसी की मोटी परत होती है तो उस वजह से वे बर्फ वाले इलाके में रह पाते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। जो फर होता है तो वे अगर बर्फ वाले इलाके में चलते हैं तो फर उनको ठंड से बचाती है। जैसे देखिए पहाड़ी बकरी होती है, पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित करते हैं। ढालदार चट्टानों पर, देखिए ये पहाड़ी जो बकरी है इसका एक चित्र है। देखिए एक पहाड़ी बकरी है, इस पहाड़ी बकरी को ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित करते हैं इस बकरी के ये मजबूत खुर, जिस वजह से ये ढलान वाले एरिया पर चल पाती है। तो ये हमने देखे पर्वतीय क्षेत्र पे जंतुओं को देखा और पौधों को देखा, किस टाइप से पौधे होते हैं। अब देखिए घास स्थल, घास स्थल पर रहने वाले। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। कहाँ पे रहता है शेर? वन में, घास स्थल में। तथा एक शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खाता है। जो ये शेर होता है ये किसका शिकार करता है? हिरण जैसे जंतुओं का। अब देखिए शेर का जो कलर है वो मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है।
साथ ही देखिए शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं। शेर के जो अगले पैर हैं उनके नखर लंबे होते हैं। पादउंगलियां यानी उनकी जो उंगलियां हैं, पैर की जो उंगलियां हैं उनके अंदर खींचकर छिपा सकता है। देखिए जो वे अगले पैर हैं उसमें नखर लंबे होते हैं और उन नखर को ये अपने पैरों की उंगलियों में छिपा लेता है, उन लंबे नखों को। जैसे ही शिकार आता है उन अपने नखर को वो बाहर निकाल लेता है। तो देखिए जो उसका मटमैला हल्का भूरा रंग है वो ही उसको शिकार करने के लिए करता है कि जो अपने से छोटे जो जंतु होते हैं जैसे हिरण, अगर उनका वो शिकार कर पा रहा है तो अपने इस मटमैले भूरे रंग के थ्रू ही कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जो इसका मटमैला भूरा रंग है शेर का, वो इस घास के जो जिस वन में ये रहता है उस वन में जो घास होती है वो मटमैले भूरे रंग की ही होती है और इस घास का रंग भी मटमैला भूरा रंग होता है शेर का भी। तो ये इस घास में इसीलिए रहता है ताकि ये अपना शिकार भी कर पाता है। तो इसके शरीर का रंग जो ये वन वाला घास वाला इलाका है इसका और शेर का रंग सेम होता है। इस वजह से ये छोटे जो जंतु होते हैं जिनका वो शिकार करता है वे उस शेर को नहीं देख पाते हैं। तो ये अपने शरीर का जो रंग है इसका ये इसके लिए फायदेमंद होता है। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में ये जो शेर का रंग देखिए मटमैले भूरे रंग का है। यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो इसके शेर के रंग जैसी होती है, जिस वजह से ये शिकार करने में इसका रंग इसको हेल्प करता है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं हिरन को। तो ज्यादातर जो जंतु हैं वे इसी कलर के यहाँ पर देखने को मिलते हैं वन वाले इस एरिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। बिल्कुल सही बात है, हिरन की तेज गति उसे उसके शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरन तथा अन्य जंतु पौधों में और भी बहुत सी विशेष संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। इनमें की विशेष संरचनाएं होती है जिस वजह से ये अपने आवास में जीवित रह पाते हैं। अब देखिए कुछ हमने यहाँ पर ये देखे स्थलीय जीव, अब कुछ जलीय आवास में रहने वाले जीवों को देखते हैं। जैसे समुद्रीय जीव। समुद्री जीव में हम मछली का पहले ही देख चुके हैं उसकी शारीरिक संरचना, तो इसको नहीं देखते हैं। सारी इसका शरीर कैसा बताया मैंने, मछली का धारा रेखीय होता है। और समुद्र जल के और दूसरे जीव के बारे में देखते हैं। देखिए वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। जैसे देखिए स्क्वैड, ऑक्टोपस। ये जो स्क्वैड, ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतु है इनका शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, लेकिन जो स्क्वैड और ऑक्टोपस दिए हुए हैं इस एनसीईआरटी बुक में, इसमें बताया गया है कि इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता। पानी के साथ समुद्र की गहराई में तलहटी में ये ऑक्टोपस और स्क्वैड रहते हैं, अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। ये जो ऑक्टोपस स्क्वैड है ये अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे स्क्वैड और ऑक्टोपस की जो बात हो रही है, ये जीवों का शरीर जनरली तो धारा रेखीय नहीं होता, लेकिन जैसे ही इनके पास इनका शिकार आता है तब वे पानी में जब चलते हैं तो अपनी बॉडी को धारा रेखीय बना लेते हैं। वैसे इनका आमतौर पर शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन जैसे ये अपने शिकार को देखते हैं तो पानी में चलते हुए अपनी बॉडी को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल होते हैं। क्या होते हैं? इन समुद्री जीव में गिल होते हैं, लेकिन कुछ समुद्री जीव ऐसे होते हैं जो अपने गिल के थ्रू सांस नहीं लेते। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है डॉल्फिन का, और ये वेल मछली है। डॉल्फिन और जो ये वेल मछली है ये कुछ ऐसे जंतु है जो जिनमें गिल नहीं होते। डॉल्फिन और जो ये वेल मछली है इनमें गिल नहीं होते। इनमें क्या देखा गया कि इनके सिर पर स्थित नासा द्वार होते हैं, यानी नाक तो नहीं होता है लेकिन नाक जैसे छिद्र होते हैं, तो जिनको बोलते हैं वात छिद्र। ये इन वात छिद्र के थ्रू ही सांस लेते हैं। कौन लेते हैं? डॉल्फिन और वेल मछली। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। अगर देखिए इन्हें कोई खतरा लगता है बाहर से तो ये जल में बिना सांस लिए काफी लंबे टाइम तक रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह या जल से बाहर आकर अपनी श्वास छिद्रों से देखते रहते हैं कि जो उन पे खतरा आया हुआ है वो टला है या नहीं उनके ऊपर से।
तो जब जैसे ही देखते हैं कि खतरा उनके ऊपर से टल गया है, तो वे अपने आराम से फिर पानी के ऊपर आ जाते हैं और क्या करते हैं, फिर अपने श्वास द्वारा स्वच्छ वायु को अपने अंदर भरते हैं। तो एक लंबे टाइम तक देखा गया है कि ये अगर इनके ऊपर कोई खतरा आता है तो ये पानी के अंदर भी लंबे टाइम तक बिना सांस लिए रह सकते हैं, डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ समुद्री जीव। तो ये अपने समुद्री जीव देखे। अब हम देखेंगे तालाब और झील में जंतुओं को देखें। देखिए तालाब और झील में पौधे देखते हैं। पौधे देखिए, तालाब झील में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ ऊपर होते हैं, कुछ पानी के ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, कुछ पौधे पूरे ही पानी के अंदर रहते हैं। देखिए ये जो जलीय पौधे हैं, इनमें एक खास बात और देखी गई है, जो नॉर्मल प्लेन एरिया वाला पौधा होता है ना, उनपे जो फ्लावर आते हैं, अगर उनको पानी में डाल दे तो वे बुझे बुझे से हो जाते हैं फ्लावर। लेकिन जो ये पानी वाले ये जो प्लांट देखे गए, इनके ऊपर जो फ्लावर आते हैं, जो प्लांट पानी के अंदर ही रहते हैं, उनके फ्लावर पानी के अंदर खिले खिले रहते हैं। तो इनमें ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई है कि जो पानी वाले प्लांट के ऊपर जो फ्लावर आते हैं, वे मुरझाए से बुझे बुझे से नहीं रहते, पानी के अंदर भी खिले खिले रहते हैं। ये इनमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट के ऊपर फ्लावर आते हैं और इनके अंदर पानी के अंदर रहने वाले जो प्लांट है, इनके ऊपर जो फ्लावर आते हैं इनमें। तो दोनों में ये एक स्पेशल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई है। अब देखिए, कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी यानी जो जलाशय वाला जो जलाशय की बात हो रही है, तालाब और झील की, कुछ पौधों की तलहटी, इनकी जो जड़ें है वो तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। देखिए, जो स्थलीय पौधे हैं उनकी जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पोषकों को लाने का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। लेकिन जो जलीय पौधों की जड़ें हैं, ये आकार में बहुत छोटी होती है स्थलीय पौधों के कंपैरिजन में। इनका मुख्य कार्य होता है पौधे को तलहटी में जमाए रखने का। सिर्फ इनका एक ही कार्य है, क्या करना है, पौधे को तलहटी में जमाए रखने का इनकी जड़ों का काम है। और जो स्थलीय पौधे हैं उनकी जड़ें क्या करती है, मिट्टी से जल और खनिज पोषकों को देती है, प्लांट के बाकी पार्ट्स को देती है, फिर वे खाना वाना बनाते हैं पौधे। इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब देखिए आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ये जलीय पौधे हैं, इन पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जल की सतह तक वृद्धि करेगा इन जलीय पौधों का जो तना है। पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलवन करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इनकी पत्तियां और फूल जल की सतह पर तैरते रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इनकी, देखिए ये पत्तियां, ये तैर रहे हैं ना फूल, ये नीचे वाला जल वाला एरिया है, जल के ऊपर देखिए ये ऐसे फ्लावर पत्तियां इनकी तैरती रहती है। देखिए, कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं, जो मैंने बताया कुछ पौधे बिल्कुल जल के अंदर ही रहते हैं। सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इन जलीय पौधों के सभी भाग जल में आसानी से बढ़िया वृद्धि करते हैं। इन पौधों की पत्तियां सक्रिय पतली रिबन की तरह होती है। जो ये जलीय पौधे जो अंदर पानी के अंदर रहते हैं ना, इनकी पत्तियां सक्रिय पतली और रिबन की तरह होती है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। अब देखिए, पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती है, जो मैंने बताया, जो पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं, इनकी पत्ती को कोई क्षति नहीं होती, इनके फ्लावर को भी क्षति नहीं होती, यानी कोई नुकसान नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर तालाब में देखिए मेंढक भी होता है। तो मेंढक की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। कौन रह सकता है? ये मेंढक रह सकता है। इसे ये एम्फीबियन है। एक एम्फीबियन उस जीव को कहते हैं जो तालाब यानी पानी वाले एरिया में और धरती वाले एरिया दोनों पर रह सकता है। अब देखिए मेंढक की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर ये रह सकता है। मेंढक, इसके जो पश्चात यानी जो पीछे के पैर हैं वे लंबे और मजबूत होते हैं। छलांग लगाने या शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं इस मेंढक के पीछे के पैर। इनके पश्चात में जालयुक्त यानी जालनुमा उंगलियां होती है इसके पीछे के पैरों में, और ये ही जो जालनुमा स्ट्रक्चर है इसे तैरने में सहायता करती है। तो ये हमने जलीय पौधे में या तालाब वाले में एक जंतु को देखा, मेंढक को। अब यहाँ पर हम देखेंगे अब हमारे आसपास के जीव
क्या कौन कौन से जीव जंतु पौधे जंतु होते हैं उनको देखिए एक बार। हमारे आसपास जो देखे गए हैं जीव, वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता। देखिए आरोही लता वो है, वो प्लांट जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसे सपोर्ट दिया जाए तो ये पौधा खड़ा हो सकता है। जैसे आरोही पौधे को बोलते हैं क्लाइंबर्स बोलते हैं। जैसे लौकी की बेल और जो करेले की बेल होती है, इनका तना सीधे खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर सपोर्ट दिया जाए तो ये पौधा खड़ा हो सकता है। जैसे मैंने लौकी का बेल बताया और करेले का। अब देखिए विसर्पी तला, जो जो ये विसर्पी लता वाला जो प्लांट होता है, ये होता है क्रीपर्स वाले प्लांट होते हैं। इन पे हैवी फ्रूट आते हैं, जैसे अ, तरबूज और पंपकिन यानी कद्दू। इनकी बेल खड़ी नहीं हो सकती है क्योंकि इन पे हैवी फ्रूट आता है, तो ये खड़ी नहीं हो सकती है। नीचे ये ऐसे जमीन पर फैले हुए होते हैं ये वाले प्लांट विसर्पी। इनमें अब देखिए हमारे आसपास छोटे बड़े जंतु भी होते हैं। पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मर्त जंतु, छत्रक, काई, मोर, ये सब हमारे आसपास रहने वाले जीव हैं। देखिए यहाँ पर हाना में कुछ आंसर है, करना है, क्वेश्चन किए हुए हैं। जैसे क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? यस, बिल्कुल सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए भोजन से हम लोग क्या लेते हैं, सभी सजीव अपने भोजन से क्या लेते हैं? भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि पौधे देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जो जंतु होते हैं वे अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? या तो वे पौधों अपनी, यानी जैसे हमें लौकी की सब्जी बनानी हो या और भी बैंगन बनाना हो, ये जो सब्जियां हम बनाते हैं, हम लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? पौधों पर होते हैं। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड होते हैं हम लोग? जंतुओं पर। जंतुओं को भी तो खाते हैं, तो उनसे क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं खा करके उन्हें। तो भोजन क्या करता है? सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए सहायक होता है और वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो भोजन से हम क्या लेते हैं? ऊर्जा लेते हैं। क्या लेते हैं हम भोजन से? ऊर्जा। अब देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं, सजीव जीव, जो अपने अंडे क्या देते हैं? वे अंडे देते हैं, फिर उनके अंडे से उनका चूजा निकलता है। जैसे एग्जांपल में मुर्गी। मुर्गी एक ऐसा जंतु है जो अंडा देता है, फिर अंडे से क्या निकलता है? चूजा निकलता है। फिर वो चूजा बड़ा हो जाता है, उस मुर्गी जैसा बन जाता है, एक अडल्ट मुर्गी बन जाती है, मुर्गी या मुर्गा बन जाता है। जब हम श्वास छोड़ते हैं, देखिए, तो शरीर के अंदर, जैसे यहाँ पर अभी इसकी बात चल रही थी, मुर्गी मुर्गी ने चूजा दिया, देखा यहाँ पे पिक्चर होगी, देखिए ये मुर्गी का चूजा है, ये यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा चूजा हो गया है, फिर यहाँ पे ये एक एडल्ट मुर्गी बन गई है। तो इस तरीके से इनमें ये क्या ग्रोथ हो रही है हमारी तरह। एक पीछे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ऐसे ही ह्यूमंस का देखिए बच्चा छोटा है, फिर ये बैठना सीखेगा, फिर ये चलना सीखेगा, फिर ये थोड़ा बड़ा होगा, फिर ये एक एडल्ट बन जाएगा, फिर एक यंग ह्यूमन बन जाएगा। तो देखिए चाहे ये छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी में ग्रोथ होती है और एक लंबे टाइम तक होती है। अब देखिए हम बात करेंगे, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? बिल्कुल, सभी जीव श्वसन करते हैं। अब देखिए कैसे कैसे करते हैं। सब जीव सजीवों का श्वसन करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें, देखिए सब श्वसन अलग अलग उससे लेते हैं। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। देखिए जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। देखिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में कौन सी गैस एंटर करती है? ऑक्सीजन गैस को तब हम लेते हैं। तो देखिए श्वसन में अंदर ली गई, तो हम जब सांस ले रहे हैं कौन सी हमने गैस ली? ऑक्सीजन गैस ली।
तो जो हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं उसकी कुछ मात्रा ही हमारा शरीर उपयोग में लाता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारा शरीर कुछ ही मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर छोड़ते हैं। वही बात है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और जब हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। लेकिन जब हम गैस लेते हैं ऑक्सीजन, तो वो कुछ ही मात्रा में हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। जैसे देखिए कौन कौन से जीव लेते हैं, जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। गाय ऐसे ही करती है हमारी, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जंतु श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही करते हैं। आगे देखिए, भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो हम देख चुके हैं भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल देखिए, केचुआ। जो केचुआ होता है वो त्वचा द्वारा सांस लेता है, अपनी त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली किसके थ्रू सांस लेती है, अपने गिल के थ्रू सांस लेती है। अब यहाँ पर देखिए, पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके थ्रू होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। जो पौधे हैं वे गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, पत्तियों के द्वारा करते हैं। अब देख पत्तियों में कहाँ से होता है, पत्तियों में ये सूक्ष्म रंध्र होते हैं। देखिए ये जैसे पत्ती है जो मैंने बनाई, अब इसमें से ये वेन्स निकल रहे, बीच वाले को मिडरिप बोलते हैं। अब देखिए पत्तियों के बीच में ऐसे आप देखना इस तरह की स्पोर्स बने हुए थे। जो ये स्पोर्स होते हैं पत्ती पर, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। हिंदी में बोलते हैं इन्हें सूक्ष्म रुद्र। इन सूक्ष्म रुद्रों के द्वारा जो पौधे होते हैं, यानी पत्तियों के अंदर ये सूक्ष्म रुद्र होते हैं, इनके द्वारा वायु को अंदर लेते हैं। प्लांट किसके द्वारा अंदर लेते हैं, सूक्ष्म रुद्र रंध्रों के द्वारा वायु को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। देखिए पौधे भी हमारी तरह ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये निष्कासित करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। अब देखिए भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा, हाँ जी देखिए आप सभी देखिए यहाँ पे, भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो निष्कासित हो रही है ऑक्सीजन की मात्रा, वो पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। देखिए जो पौधे ने अपने श्वसन में ऑक्सीजन को उपयोग किया है, जो पौधे ऑक्सीजन ले रहे हैं एक तरीके से, वो भोजन के दौरान जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम हमारे भोजन से हम एनर्जी लेते हैं ना, तो तब ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं। तो वो हमारे भोजन से जब हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं वो ज्यादा ली जाती है कंपैरिजन में पौधों की। तो देखिए वही बात कही गई है यहाँ पर कि पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। पौधे कम लेते हैं, हम जब भोजन से अपनी एनर्जी को बनाते हैं तब वो जो ऑक्सीजन हमारा शरीर यूज करता है वो ज्यादा ली जाती है पौधों के कंपैरिजन में। देखिए जो मैंने लास्ट क्लास ली थी उसमें मैंने अच्छे से डिफाइन किया है, स्टिमुलस हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है जब उसे स्टिमुलस मिलता है। तो आप ये वहां पर देखिएगा उस वीडियो में, जो इससे पहले वाली जो मैंने प्रीवियस क्लास ली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त, ये तो वही है स्टिमुलस वाला पार्ट है, ये मैं सब बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट जो यहाँ पर है, सजीवों में उत्सर्जन। देखिए सजीवों में उत्सर्जन, इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। देखिए जो उत्सर्जन यानी जो एक्सक्रीशन होता है वो हम निकालते हैं अपने अपशिष्ट, जो शरीर से बाहर निकालते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है। जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। देखिए हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जो बाहर निकलता है उसे ही कहते हैं एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? यस, पौधों में भी उत्सर्जन होता है। देखिए हाँ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु इनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में ये अपशिष्ट पदार्थ पौधे के विशेष भागों में संग्रहित किया जाता है। देखिए कुछ पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो पौधे के ही कुछ विशेष भाग होते हैं जो उस वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर
इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको खुद ही अपने भागों में इकट्ठा कर लेते हैं, उससे पौधों को कोई हानि नहीं होती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है, यानी सिक्रीट होता रहता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकलता रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? बिल्कुल सभी सजीव प्रजनन करते हैं। वही जो मैं पीछे बता चुकी हूँ, कुछ सजीव अंडे देते हैं तो उससे उनका चूजा बाहर निकलता है, फिर वो बड़ा होता है। तो इस तरीके से जो सजीव अंडे देते हैं उनके बच्चों में ग्रोथ होती है, और ह्यूमंस में ऐसे होती है, अपने ही जैसे यंग वंस को यानी अपने ही जैसे दिखने वाले शिशु को जन्म देते हैं, फिर वो शिशु बड़ा होता है। तो इस तरीके से सजीव में ये जनन हो रहा है। अब देखिए पौधों में, देखिए यहाँ पर पौधे में वैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बार देखिए, जैसे ये सीड बोया हमने धरती में, फिर यहाँ पे इसमें स्प्राउटिंग निकलनी शुरू हो गई है, यहाँ पे ये रूट निकलनी शुरू हो गई है, यहाँ पर ये एक न्यू प्लांट बन गया, यहाँ पे ये एक अडल्ट प्लांट बन गया। इस तरीके से पौधों में एक बीज अंकुरित होकर एक नया पौधा बनाता है। अब देखिए कुछ पौधों में देखिए किस तरीके से नया पौधा बनता है, कायिक भागों द्वारा बनता है। कुछ पौधों में उनके कायिक भागों द्वारा नया पौधा बनता है। जैसे उदाहरण के लिए आलू, आलू से जो नया प्लांट बनता है वो उसका कली का यानी उसका ये भाग होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है। देखिए जैसे ये देखिए आलू है, देखिए यहाँ पे आलू है, आलू में आपने देखा होगा इस तरह की गांठें सी बनी होती है, इनको कहते हैं आलू की आंख। ऐसे गन्ना होता है, गन्ने में भी, गन्ने का भी वही हिस्सा बोया जाता है जिसमें ये आंख बचाकर, इस आंख को जो उसकी गन्ने को बोया जाता है उसकी आंख को बचाया जाता है। इस आंख से ही नया पौधा यानी जैसे नया गन्ना तैयार होता है, नया पौधा, ऐसे ही आलू का नया पौधा अगर इस आंख वाले एरिया को हम बोते हैं तो नया जो है क्या बनता है, आलू का पौधा तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पे ये आलू का ये वाला आंख वाला हिस्सा बोया गया है, इसको ऐसे कट कर दिया जाता है बीच में से, इसको बचा करके यहाँ पे ये पौधा बोया गया है, एक छोटा प्लांट ग्रो होना शुरू हो गया है, यहाँ पे ये एक एडल्ट प्लांट बन गया है। देखिए यहाँ पे कितने सारे ये आलू इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीके से पौधे का आलू का जो भाग बोया जाता है वो इसका ये आंख वाला एरिया बोया जाता है कट करके। अब आगे देखिए गुलाब और मेहंदी का जो पौधा होता है इनकी कलम लगाई जाती है, इनकी यानी जैसे आलू का पौधा है, जैसे गुलाब का मानी, ये गुलाब का पौधा ही मानी आलू का है वैसे, लेकिन इसका ये ऊपर वाला स्टेम वाले इस वाले पार्ट की, इसकी स्टेम की, इसकी कलम लगाई जाती है गुलाब वाले पौधे की, मेहंदी वाले की। इस वाले हिस्से को बो करके नया गुलाब का पौधा ग्रो कराया जाता है। क्या सभी सजीव गति करते हैं? बिल्कुल सभी सजीव गति करते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या देखिए फिर जीवन क्या है, जीवन के बारे में देखिए थोड़ा सा। गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? बिल्कुल। अगर हम गेहूं की बोरी में रखी हुई बहुत टाइम पहले गेहूं की बोरी में हम हाथ डालते हैं, डाल के देखते हैं तो वो गर्म लगती है। क्यों लगती है वो गर्म? देखिए गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी क्यों होती है? क्योंकि जो बीज होते हैं वे भले ही धरती में न बोए जाए, लेकिन अगर वे रखे हैं, बोरी में रखे हैं, तब भी बीजों में श्वसन होता है, यानी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो इनमें कंटिन्यू रहता है। भले ही पौधा धरती में ना बोया जाए लेकिन वो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन इसमें इनमें बीजों में रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है होने का। इसी वजह से जो बोरी होती है उनमें हमें ये रखे हुए बीज जो है गर्म लगते हैं। जो बोरी हमें गर्म क्यों लगती है? क्योंकि इनमें ये रेस्पिरेशन होता रहता है। बाकी इनमें जो इनके प्रोसेस जो इनमें क्रियाएं होनी होती है वो नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन इनमें कंटिन्यू रहता है। अब देखिए यहाँ पर वही है, यहाँ पर भी जैव प्रकरण यानी बाकी के प्रोसेस इनमें सक्रिय नहीं होते, लेकिन प्रोसेस इनमें रेस्पिरेशन का कंटिन्यू रहता है। इसी वजह से बोरी में रखा हुआ अनाज हमें गर्म नजर आता है। अब यहाँ पर पूछा गया आखिर जीवन है क्या?
हाँ, अपने चारों ओर पाए जाने वाले सजीवों की जो जो जीव होते हैं उनमें जो विविधताएं देखी है, यानी अलग अलग टाइप के हमने जीव देखे, अलग अलग टाइप के जो पौधे देखे, अलग अलग टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, छोटे छोटे जीव देखे जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये सब क्या है, सजीव है। तो अपने चारों ओर हमने जीवों की क्या देखी है, विविधता देखी है। उनको देखकर हमारे मुंह से एकदम क्या निकलता है, जीवन बहुत सुंदर है। जीवन क्या है, सुंदर है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर में हमने पढ़ा है वो ही यहाँ पर इसका सार दिया हुआ है। एक बार हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। जिसको नहीं समझ देखिए, ये होपफुली मैं मेरे को लगता है सभी को ये समझ आया होगा जो आज का वे मैं वीडियो बता रही हूँ। विद पिक्चर मैंने बताया कि कौन सा जंतु क्या करता है, किस पौधे की शारीरिक संरचना कैसी होती है। आई होपफुली ये सबको समझ आया होगा आज ये चैप्टर। तो देखिए, इसकी चैप्टर के कुछ सारांश यहाँ पर देखते हैं, कुछ पॉइंट को। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। वो पौधा, वो जंतु जो अपने उसमें रह रहा है, इन्वायरमेंट में यानी परिवेश में रह रहा है, वो उसका क्या होता है, आवास होता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। बिल्कुल अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के पौधे जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। पौधे और जीवों के विशेष लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास से विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, इसी को अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आवास अनेक प्रकार के होते हैं परंतु सामान्यतः इनमें स्थलीय जो आवास है वे अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे स्थलीय, जलीय, इनमें वर्गीकृत किया गया है इन आवास को। फिर इनमें भी इनको कैटेगराइज किया गया है, तालाब वाले जीव, समुद्री जीव। विभिन्न आवास में सजीवों की जो विविध प्रजातियां, बिल्कुल इन आवासों में अलग अलग टाइप की प्रजातियां पाई जाती है। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, पौधे जंतु सभी किसका हिस्सा है, जैव घटक का, यानी बायोटिक कंपोनेंट का ये हिस्सा है। आगे देखिए, चट्टान, मिट्टी, जल, प्रकाश एवं ये सभी किसके हिस्सा है, ये एबायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा है। देखिए, जो पॉइंट पर मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, जो रेड कलर का मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये एक तरीके से आपके शॉर्ट नोट है। देखना, इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर सजीव वस्तु के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन, बिल्कुल सभी देखिए, ये कुछ सामान्य लक्षण है सजीवों की। क्या क्या है, श्वसन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन, वृद्धि, गति, ये सब लक्षण देखे गए हैं सजीवों में। तो चलिए फिर, ये आज हमने क्लास 6 की फाइनली एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। किसको कंप्लीट किया है, बायोलॉजी का कंटेंट को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है क्लास 6 की। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं जल्दी लेकर आऊंगी वो मैं अब लेकर आऊंगी इनकी जो प्रीवियस ईयर में इन चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं उनका मैं एक प्रैक्टिस सीरीज लेकर आऊंगी जल्दी। आई होप ये आज का जो मैंने सेशन लिया है सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा, अगर कुछ भी आपको डाउट है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।